आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ एरिया क्षेत्रफल की महत्वपूर्ण रिलेशनशिप। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा तभी आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इसके पहले इन्होंने इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं देखा है, उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को ध्यान से देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो अपलोड की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिले बिना किसी डिले के। वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की और धीरे धीरे समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज में पैरेललोग्राम में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो आपके सामने कुछ पैरेललोग्राम बने हुए हैं, काफ़ी सारे बने हुए हैं, ठीक है। तो ज़रा समझते हैं कि पैरेललोग्राम में आपको पहले से क्या आता है। देखिए, जब भी आपके सामने कोई पैरेललोग्राम दिया होता है तो उसमें क्या, पैरेललोग्राम का जो बेसिक है वो क्या है कि जो अपोजिट साइड होती हैं, जैसे ये और ये क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल, समांतर होती हैं और साथ में बराबर होती हैं। तो मैं अगर इसको ऐसे डिनोट करूं ABCD से, तो समांतर चतुर्भुज में आपको मालूम है कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, तब ये बनता है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि ये तो ये हो गया, मैं फिर एक यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ आपको ताकि आपको क्लैरिटी मिलती रहे धीरे धीरे करके, कि जो समांतर चतुर्भुज में अपोजिट एंगल्स होते हैं ये अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ भी कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा कि अपोजिट एंगल जो मैंने ब्लैक से मार्क किए और जो मैंने ये रेड और रेड से मार्क किए वो बराबर होते हैं। साथ में आपको एक प्रॉपर्टी और भी मालूम होगी कि अगर हम इस एंगल A का सम करते हैं एंगल B से, ठीक है, ये आपके एडजेसेंट एंगल हुए, तो इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। हिंदी में शायद इसको संपूरक कोण बोलते हैं। हिंदी में अगर मैं कभी गलत हो जाऊं तो मुझे ज़रूर क्षमा कीजिएगा। कि A और B कोई भी दो एडजेसेंट एंगल आप ले लो, बगल बगल वाले एंगल, A को D से ले लो क्योंकि B और D बराबर हैं, वो भी 180 डिग्री आएगा। D और C का सम ले लो आप, तो एक ब्लैक एक रेड का सम ले लो कहीं भी आप, तो उसका सम जो है 180 डिग्री होगा, यानी संपूरक कोण, शायद यही बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में, ठीक है। साथ ही साथ देखिए और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या होती हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो आपके काम की हैं। देखिए, एक ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में आपने ये लिया विकर्ण, जिसको हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं डायगोनल, तो AC एक डायगोनल है। यहाँ पर मैं एक डायगोनल ऐसे बनाऊँगा, ऐसे देखना आप, ये हो गया A, B और C और D। तो आपका ये वाला जो जोन है, अगर मैं इसका एरिया बोलता हूँ A1 और ये वाला जोन जो बोलता हूँ इसका एरिया A2, तो पहली बात तो ये A1 और A2 आपस में बराबर होते हैं, और अगर ये बराबर हो गए और पूरे समांतर चतुर्भुज का एरिया अगर आपने A बोला तो ऑब्वियसली ये क्या होंगे A/2, ठीक है। मैं यहाँ भी यही चीज़ बोलता हूँ कि अगर मैंने इसको A1 बोला और इसको मैंने A2 बोला, तो यहाँ भी यही होगा कि A1 आपका A2 के बराबर होगा, और अगर A1 A2 बराबर है तो इन दोनों को मिला के बनेगा क्या, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का एरिया। तो अगर वो एरिया A है तो ये A/2 के बराबर होंगे। अब जरा इस फिलॉसफी को समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ये बहुत ही आसान है। देखिए, जब भी आपके पास दो समांतर चतुर्भुज हैं तो आपको पता है कि जो अपोजिट वाली लाइंस होंगी, रेखाएं होंगी, वो होंगी आपस में पैरेलल। तो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं, इस लाइन को, AB लाइन को मैंने आगे बढ़ाया और फिर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला यहाँ पर, इस परपेंडिकुलर लेंथ को आप थोड़ी देर के लिए बोल दीजिए H। तो ये क्यों बराबर है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप निकालोगे और आप कहोगे कि देखो AB इंटू H जो एरिया होगा वो होगा आपका A2। मतलब A2 एरिया क्या है, एक त्रिभुज का ही तो एरिया है। तो A2 एरिया आपका कहलाएगा कि हाफ इंटू AB इंटू H। तो इस C वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो आपको मिलेगा हाफ इंटू AB इंटू H। फिर मैं कहूँगा जरा A1 की वैल्यू भी लिख दो। आपको पता है, ये चीज़ तो पता ही होगा कि भाई दो समांतर रेखाएं अगर हैं, दो पैरेलल लाइंस अगर हैं, तो उनके बीच कहीं भी आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, कहीं भी उनके बीच की लंबवत दूरी निकाल लो।
मतलब आप यहाँ पर जो ए पॉइंट ले रहे हैं वो कहाँ पर है, वो इस लाइन पे है कि नहीं है, ए बी लाइन पे ही है। तो ये समांतर रेखा का ही एक बिंदु आपने लिया है, पॉइंट लिया है, उससे आपने इस पे परपेंडिकुलर डाला दूसरे पे, ठीक है। क्योंकि मैं अब सी डी बेस लेके एरिया लिखने जा रहा हूँ, तो ये हो गया हाफ इंटू सी डी इंटू वही एच, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर आप निकालते हैं, इस पर कोई पॉइंट आप ले लो और इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, या इस पर पॉइंट ले लो, इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, ये दोनों लेंथ जो होंगी ये बराबर होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आया हाफ इंटू ए बी इंटू एच, यहाँ आ गया हाफ इंटू सी डी इंटू एच। अब देखिए आपको ये भी पता है ना कि ए बी और सी डी आपस में बराबर होंगे, अपोजिट साइड्स बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। तो ए बी और सी डी बराबर है, यानी क्या हुआ, ए वन ए टू के बराबर हो गया, ठीक है, ए वन ए टू के बराबर हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, इसका अगर मैं एरिया यहाँ लिखना चाहूँ तो अब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, ए वन प्लस ए टू जुड़ जाएगा। तो आपको ध्यान से देखना ये क्या मिलेगा, ए बी इंटू एच, ये हो गया आपके समांतर चतुर्भुज का एरिया। यानी अगर आपने ए बी को बेस मान के इस चतुर्भुज का एरिया निकाला तो आप इसको आगे बढ़ा लो और इस पॉइंट से एक अल्टीट्यूड ड्रॉप करो, अगर ये एच है तो ये ए बी इंटू एच आपको एरिया मिल जाएगा समांतर चतुर्भुज का, ठीक है। फिर आप एक सवाल ये कर सकते हैं कि ये भी कर सकते हैं कि क्यों ए बी को बेस मानना जरूरी है, क्या हम ए डी को बेस नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हो, वो भी मैं दिखाता हूँ। तो देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ आपको दिखाया कि ए वन ए टू आपस में बराबर होंगे, यानी ये लाइन अगर आपने ड्रॉ की तो एरियाज आपस में बराबर होंगे, ऐसे आप यहाँ भी दिखा सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ भी इसको दिखा सकते हो कि ए वन ए टू बराबर होंगे सेम प्रोसेस में, ठीक है। लेकिन अभी मुझे देखिए मेरा पर्पज़ क्या है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था कि ये एरियाज बराबर हैं, इसको मैंने अभी मैथमेटिकली दिखाया। अब इस एरिया जो ये बराबर है ना, इसको आप बिना मैथमेटिक्स के भी ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपको है तो ये हम ऐसे भी देख पाएंगे। कैसे, ध्यान से देखना। देखो अगर मैंने कहा कि ये एंगल अल्फा है तो आपको पता है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल क्या होगा, अल्फा होगा कि नहीं होगा? अल्टरनेट एंगल बोलते हो ना आप इसको, तो ये बिल्कुल बराबर होंगे आपस में, ठीक है। फिर आप कहोगे कि अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, मतलब ये एंगल अल्फा हुआ तो ये एंगल आपने बोल दिया कि ये वाला एंगल अल्फा के बराबर है। अपोजिट एंगल्स आपको पता है पहले ही बराबर होते हैं। अब देखो आपके पास दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज में आपने जो आपका ये ट्राइंगल यहाँ पर है ना ए बी सी, और यहाँ पर मैं ट्राइंगल लिख रहा हूँ आपका सी डी ए। इन दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखो, एंगल ए जो यहाँ पर इसमें आ रहा है, जो एंगल बी ए सी है, और यहाँ पर जो एंगल आपका है ए सी डी वाला, ये दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए, पहले ये बराबर हो गए एंगल्स। फिर जो बी वाला एंगल है और जो डी वाला एंगल है ये भी आपस में बराबर है। दो त्रिभुजों में अगर आपने दो एंगल को बराबर सिद्ध कर दिया, तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। सिमिलर तो हो ही गए, समरूप तो हो ही गए। सर्वांग समता देखते हैं है कि नहीं है। तो सर्वांग समता अगर आपको देखनी है तो आपको पता है, देखो ये वाला साइड इस साइड के बराबर है और एक साइड कॉमन भी है, समरूपता भी है। साथ में आपने ये भी देख लिया कि एक कॉमन साइड है और एक साइड है जो दोनों आपस में बराबर है, दोनों ट्रायंगल में। तो क्या बचा, अब तीसरा भी अपने आप बराबर होगा। अरे दिख भी रहा था, इतना दिमाग क्यों लगा रहे थे एंगल के टर्म्स में भाई? जरा देखो, साइड से नहीं दिख रहा था क्या कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, दो साइड्स बराबर हो गई और एक कॉमन है। तो ये तो साफ साफ भी दिख रहा था कि ये दोनों हाफ हाफ एरियाज होंगे ही होंगे, ठीक है। आप करोगे, इतनी आसान आसान चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो मुझे पहले से ही आती है, ठीक है। पर्पज़ है कुछ आगे सिखाना है, उसको जरा ध्यान से सीखें। तो ये एरिया आपको पता है कि जब हम विकर्ण की रेखा को मिलाते हैं, तो विकर्ण की रेखा को मिलाएंगे तो दोनों ट्राइंगल, दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बराबर तो होंगे ही उनके एरियाज। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन थोड़े ना था कि ये a/2 होगा, ये a/2 होगा। देखिए पहले मेरा पर्पज़ था आपको ये दिखाना कि ये पैरेललोग्राम का एरिया इस तरह से मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हो। फिर आपको मैंने दिखाया कि ये तो कॉन्ग्रुएंट से देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए यहाँ पर, तो यानी जब भी डायगोनल को मिलाए तो दो इक्वल एरियाज बनते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी यहाँ तो बहुत आसान है बट इसके एप्लीकेशंस बहुत वाइडर हैं। तो ये समझ लेना आप ध्यान से कि एक आपको ट्राइंगल ऐसा दिखा जिसमें ये बराबर हो गया, ठीक है। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये तो ठीक है, यहाँ साफ साफ दिख गया कि भाई ये ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है, बहुत आसान था देखना, सर्वांग समता। लेकिन मैंने कहा मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, मैंने अगर एक पॉइंट यहाँ लिया और फिर मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन किया और मैंने कहा कि ये जो ट्राइंगल है जो अभी मैंने ड्रॉ किया ब्लैक कलर से, इस ट्राइंगल का एरिया मैं बोलने जा रहा हूँ लेट्स से कि ये ट्राइंगल का एरिया मेरा है A2, ठीक है, ये A2 है।
और ये जो लेफ्ट साइड में ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया A1 है, और इधर जो एरिया बन रहा है वो आपका A3 है। ठीक है, अब जरा मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि A1, A2, A3 में क्या कोई रिलेशनशिप है। एक चीज़ ध्यान देना फिर से कि ये जो पैरेललोग्राम है, ये जो पैरेललोग्राम है जिसमें आप A2 ट्राइंगल की बात करो, A2 ट्राइंगल का जो पूरा का पूरा बेस है वो पैरेललोग्राम की एक साइड है। तो अगर एक पूरा का पूरा बेस आपने पैरेललोग्राम की साइड ले ली, और ये वाला पॉइंट कहाँ पर है सर, ये वाला पॉइंट इसी पैरेलल लाइन पे है। आपको पता है क्या होगा कि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं, एक लाइन पे हमने बेस लिया हुआ है और दूसरी लाइन पे हमने एक पॉइंट लिया हुआ है, तो वहां से जो भी उस लाइन पे परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करोगे, ये डिस्टेंस अगर यहाँ h है तो क्या होगी, ये कोई भी पॉइंट यहाँ ले लो और अपोजिट लाइन पे अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये h ही आएगी। तो ये तो h ही रहने वाला है। अब जरा मुझे बता दो कि आपने पूरा का पूरा बेस इस्तेमाल किया हुआ है, पूरा का पूरा बेस इस्तेमाल किया, तो इस त्रिभुज का एरिया जब भी लिखोगे तो वो क्या आएगा जरा बताइए, वो आएगा हाफ इंटू AB इंटू H। और आपको पता है कि पूरे पैरेललोग्राम का एरिया अगर आप लिखने गए यहाँ पर तो वो AB इंटू H ही होगा। ये पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हो गया AB इंटू H। तो क्या आपको दिख रहा है कि जब आपने पूरा का पूरा बेस ले लिया और एक पॉइंट उसके अपोजिट और पैरेलल साइड पे ले लिया, तो जो भी त्रिभुज बनेगा वो पॉइंट कहाँ पर है फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि बेस आपने पूरा लिया है तो AB और H तो इस पे डिपेंडेंट है ना, ये लेंथ क्या है, तो वो तो H ही रहने वाला, आप कहीं भी पॉइंट ले लो। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी पैरेललोग्राम में एक साइड पे बेस लिया गया और उसके अपोजिट साइड में आपने थर्ड वर्टेक्स लिया, मतलब दो वर्टेक्स पॉइंट कहीं इस लाइन पे हैं जैसे A और B पे हैं, और थर्ड वर्टेक्स आपने यहाँ लिया या फिर यहाँ लिया या फिर यहाँ लिया, आपको पता है ये जो भी एरियाज आपके बनने वाले हैं, ये जो भी एरियाज आपके बनने वाले हैं, इसका सबका एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होने वाला है अगर आपने बेस को पूरा बेस लिया। पॉइंट कहीं भी ले लो, पॉइंट कहीं भी ले लो, एक साइड में बेस हो गया और अगर आपने एंड पॉइंट को यहाँ पर पॉइंट लेके दूसरी अपोजिट लाइन पे लेके ड्रॉ किया तो इसका एरिया क्या होगा, A/2। अब जरा मुझे बता दो कि ये अगर इसका एरिया, ब्लैक वाले ट्राइंगल का एरिया पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा हो गया, तो बाकी बचे जो A1 और A3 हैं इनका एरिया क्या होगा, बाकी आधा। अगर भाई आपने ये बोल दिया कि A2 आधा है पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का, तो A1 प्लस A3 भी आधा होगा, क्योंकि पूरा मिला के तो पैरेललोग्राम बन रहा है। तो यहाँ पर देखना क्या हो जाएगा कि सर A1 प्लस A3 अगर आप यहाँ निकालते हो तो वो A2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम एरिया। एक तरीके से और समझ सकते थे आप इसको, देखना ध्यान से। आप जरा इस लेफ्ट वाले ट्राइंगल को देखो, इधर इसका बेस ये ले लो। आप अगर एरिया लिखने जाओगे तो ये जो भी वैल्यू है आप कह लो कि ये C है और ये D है, और इस पॉइंट को मैं कहता हूँ M मान लिया, तो ये क्या होता है, देखो ये हो जाता है हाफ इंटू MD इंटू, देखिए जब बात आती है ट्राइंगल के एरिया लिखने की और आपने बेस ले लिया MD, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या रहेगी, अभी भी H रहेगी, प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया देखना जिसका आपने एरिया बोला है A3, तो ये वाले ट्राइंगल का एरिया भी लिखोगे हाफ इंटू MC इंटू H, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपका, अगर आप इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, इस पॉइंट से ड्रॉप करोगे तो ये भी H ही आएगा। इनको अगर आप कंबाइन करोगे तो मिलेगा हाफ इंटू H, और MD और MC कंबाइन हो जाएंगे, आपको ये वैल्यू CD मिल जाएगी। देखो CD खुद किसके बराबर है, AB के ही बराबर है। तो इनको कंबाइन करने पे जो आपको एरिया मिल रहा है वो आपको दिख रहा होगा कि ये एरिया जो है पैरेललोग्राम के एरिया का आधा है। ठीक है, तो A1 प्लस A3 A2 के बराबर है, जो कि इंटर्न पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत क्विक रखना है आपको, जितना क्विक रहेगा एग्जाम में आप उतना ही बेहतर करोगे। कई बार एरिया वाले सवाल आएंगे जो आपको लगेगा शायद परेशान कर रहे हैं, पर आप वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूँ, ये आपने देखा डायग्राम, ये डायग्राम देखते ही आपको बोलना है कि जो ग्रीन वाला एरिया है, ये एरिया अगर मैं बोलता हूँ कि A2 है, ये आपका ब्लू वाला A1 और A3 है, तो आपको यहाँ पता चलना चाहिए कि आपका A1 प्लस A3 जो भी होगा दैट विल बी इक्वल टू A2, दैट विल बी इक्वल टू A/2। कैसे सोचा मैंने, देखो A2 को ध्यान से देखो, ये हो गया एक साइड, ये हो गया एक साइड, पूरा का पूरा ट्राइंगल, A2 का एरिया निकालना है। तो आप करोगे क्या, आप लिखोगे A2 इंटू इस पॉइंट से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस पॉइंट से आप इस पर क्या करोगे, परपेंडिकुलर ही तो डालोगे। तो इस पॉइंट से अगर आप इस पर परपेंडिकुलर डालने चले गए
तो कुछ ऐसा परपेंडिकुलर आएगा, है ना। यहाँ से इस लाइन पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, कुछ ऐसा ड्रॉप होगा। अब ये अगर आपने बोल दिया h है तो A2 का एरिया हो गया हाफ इनटू ये वाला साइड, मैं अगर इसको बोल दूं BC, ABCD, तो आप कहोगे सिंपली कि A2 की वैल्यू क्या हो गई भैया, ये हो गई हाफ इंटू BC इंटू H। अब जरा आप पूरे पैरेललोग्राम का एरिया लिखो। पूरे पैरेललोग्राम का अगर एरिया आपको लिखना है तो आपको पता है कोई भी एक साइड पकड़ लो, जैसे ये साइड आपने पकड़ लिया और फिर उसके पैरेलल वाली साइड पकड़ लो, ये मैं आपको भी बता चुका हूँ, और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी निकाल लो। ठीक है, क्या करना होता है फिर, ये BC इंटू ये वाली जो परपेंडिकुलर दूरी है जो कि H के ही बराबर होगी, इसी के बराबर पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हो गया। तो दिख रहा है ना आपको, ये है आपका हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम एरिया, A/2 हो गया। अब अगर ये A/2 हो गया आपका A2, अगर A पूरे पैरेललोग्राम का एरिया है तो A1 प्लस A3 जो बाकी बचा है वो भी टोटल आधा होगा। टोटल आधा होगा तो क्या करोगे आप, वो भी A/2 हो गया, A1 प्लस A3 A2 के बराबर हो गया। दूसरा तरीका समझने का आपको पता ही है क्या है, देखो दो पैरेलल लाइंस, अब इस पैरेलल लाइन पे इस वाले ट्राइंगल को अगर देख रहे हैं A1 वाले को, तो ये बेस हुआ, इस पॉइंट को मैं M बोल देता हूँ, AM बेस हुआ, AM बेस है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपको पता है दो पैरेलल लाइन के बीच में कहीं भी निकालोगे तो सेम ही आने वाली H है। तो देखो इस बेस पे H हाइट, फिर इस बेस पे फिर से H हाइट, दो त्रिभुज हैं, इस बेस पे H हाइट, इस बेस पे फिर से H हाइट, राइट। अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर लो तो क्या हो गया, कंबाइंड बेस पे H हाइट। तो ये बिल्कुल इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा, ये जो A1 प्लस A3 है वो A2 के ही बराबर होगा, कि कंबाइंड बेस इनका इक्वल टू सीधे इस ग्रीन वाले ट्राइंगल के बेस के बराबर है कंबाइंड बेस, और हाइट तो सेम ही है, एरिया बराबर होगा। तो ऐसे आप रिलेशनशिप देख सकते हो। जैसे यहाँ बनाया हमने, पूरा बेस लिया और तीसरा पॉइंट कहाँ गया, अपोजिट साइड में गया, इसका एरिया आंख बंद करके बोल देना कि हाफ होगा। अब अगर ये A/2 होगा तो इन दोनों का सम भी A/2 होगा। ठीक है, अलग अलग नहीं पता कितने होंगे बट इनका सम A/2 होगा। ये क्विकली ऑब्जर्व करना है, एग्जाम में सवालों में बहुत मदद मिलेगी आपको। और अभी मैं दिखाता हूँ इसके कितने वेरिएशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, अब देखो जरा ये डायग्राम देखो, ये तो हम लोग कर चुके कि ये ग्रीन A/2 है, ये ग्रीन A/2 है, और ये ब्लू प्लस ब्लू भी A/2 होंगे, बाकी बचा हुआ एरिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो इस डायग्राम को ध्यान से, इस डायग्राम में मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि मान लिया थोड़ी देर के लिए ये आपका A1 एरिया है, ये आपका A2 एरिया है, ये आपका A3 एरिया है, और ये एरिया आपका A4 है। ठीक है, अब इसको देखते ही आपको ये दिखना चाहिए कि जो A2 प्लस A4 होगा, ये वैल्यू आपका A1 प्लस A3 के बराबर होगा, इन टर्न ये वैल्यू A/2 के बराबर होगी। ठीक है, यही चीज़ यहाँ भी होगी। अगर इसको A1 बोला, इसको A2 बोला, इसको A3 बोला और इसको A4 बोला, सेम रिलेशनशिप यहाँ भी होगी। आप कहोगे ये कैसे इतना जल्दी ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखो, जो A2 का एरिया जब आप निकालने जाओगे या फिर A4 का एरिया निकालने जाओगे, एरिया बना कैसे, देखो बेस आपका पैरेललोग्राम का ये साइड है, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ AM, इस पॉइंट को बोलता हूँ B, ये पॉइंट आपका C, ये पॉइंट आपका D, और ये पॉइंट आपका N। ठीक है, अब देखना, जब आप A2 का एरिया लिखोगे तो आप कहोगे AM बेस होगा और N पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए AM पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ जो भी हाइट है वो जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में हाइट होती है वही होगी। ठीक है, उसको H मान लेते हैं, तो आप कहोगे AM इंटू H और हाफ से मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, तो A2 की वैल्यू अगर आप लिखते हो A2 एरिया, तो ये हो गया हाफ इंटू AM इंटू H। फिर देखना, जब आप इस वाले ग्रीन एरिया को लिखने जाओगे आप A4 को, तो आपके पास यही मिलेगा, हाफ इंटू MB इंटू H, क्योंकि परपेंडिकुलर तो सेम रहेगा, वर्टेक्स इस लाइन पे है, दूसरी लाइन पे है, परपेंडिकुलर H ही रहेगा। कंबाइन जैसे ही करोगे देखो AM प्लस MB क्या हो गए, जुड़ जाएंगे और क्या देंगे आपको, AB। यानी ये हो गया कि इन दोनों ट्राइंगल को अलग अलग यहाँ ज़रूर बनाया गया है, इनका कम्बिनेशन का मतलब वही है कि पूरा बेस हमने कवर कर लिया, पूरा बेस कवर कर लिया, और हाइट कितनी है, जितना दो पैरेलल लाइन के बीच में होती है, और ट्राइंगल्स हैं तो हाफ तो आएगा ही। तो इन दोनों का जो कंबाइंड एरिया होगा वो बिल्कुल सेम है, जैसे यहाँ A/2 था, बात वही है, टोटल एरिया तो वही रहेगा A/2। तो A2 प्लस A4 यहाँ पर आपका A1 प्लस A3 के बराबर होगा, यानी A/2, हाफ ऑफ द एरिया। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते थे कि देखो पूरा बेस इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को मिला के कवर हुआ, और जो पॉइंट्स हैं वो अपोजिट साइड
पे कहीं ना कहीं दिए हुए हैं डायरेक्ट। तो आपको पता है यहाँ से पूरा बेस कवर हो गया, पूरा बेस अगर कवर हो गया तो ग्रीन का जो टोटल एरिया होगा वो हाफ हो गया। ऐसे ही आप ब्लू को देख लो तो ब्लू को मिला के हाफ होगा ही। ऐसे भी देख सकते थे, इसको मिलाया, पूरा बेस कवर हुआ, और दोनों के जो वर्टेक्सेस हैं ट्राइंगल के वो कहाँ है, अपोजिट लाइन में है, हाइट सेम होगी, तो ये भी हाफ हो गया। यहाँ भी आप ऐसे देख सकते थे कि इनको मिलाया, पूरा बेस कवर हो गया, हाइट क्या होगी जो दो पैरेलल लाइन के बीच में होती है, तो A1 + A3 क्या हो गया, A/2, पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा। ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इससे क्या फायदा होने वाला है आपको। देखो यहाँ पर 3 कर दिया मैंने, 3 के आगे नहीं करूँगा, करने को आप करते रहो, 100 ट्राइंगल बना लेना, यही आने वाला है आपको। भी देखो ये वाला ग्रीन है, मैं इसको बोलता हूँ A B C D P Q R S, इस पॉइंट को आप बोल दो कुछ भी, T बोल दो। अब जरा ध्यान से देखना, जरा ग्रीन वाले ट्राइंगल्स को देखते हैं। यहाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7। अब आंख बंद करके आप ऐसे लिख सकते हो कि जो A1 + A3 + A5 + A7 जो होगा वो आपका A2 + A4 + A6 के बराबर होगा। तो ये दोनों A/2 हो गए, जहाँ A आपका पूरा पैरेललोग्राम का एरिया है। ठीक है, इतना ही आसान है ये, राइट। यहाँ पर भी आप ये वैल्यू ऐसे लिख सकते थे कि आप इसको अगर मैं लिखूँ ऐसे कि मैं यहाँ पर इसको A1 बोलूँगा, A1 A2 A3 A4 A5। तो देखो यहाँ सारे जो ग्रीन बने हुए हैं उनका बेस क्या है, एक ही लाइन पे है और पूरा बेस कवर कर रहा है। तो आपका A1 + A3 + A5 जो होगा वो A2 + A4 के बराबर होगा, तो यानी हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम एरिया होगा। ठीक है, A/2। कैसे सोचोगे आप देखो ग्रीन ट्राइंगल का एरिया लिखना, A2 का एरिया लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाफ इंटू दिस बेस AP इंटू हाइट, हाफ इंटू PQ इंटू हाइट, हाफ इंटू QB इंटू हाइट। हाइट तीनों में सेम होगा, कॉमन आ जाएगा, हाफ इंटू हाइट क्या बचेगा, AP + PQ + QB, कंबाइन होगा, क्या मिला, हाफ इंटू AB इंटू हाइट। हाफ इंटू AB इंटू हाइट का मतलब क्या हुआ, अब देखो यही वाला केस तो हुआ। यहाँ तो पहले ही पता है कि हाफ इंटू AB इंटू हाइट A/2 था। वो क्यों था, क्योंकि AB इंटू हाइट आपका पैरेललोग्राम का एरिया होता है। तो इन तीनों का सम मुझे क्या देगा, हाफ एरिया, तो बाकी जो बचे वो भी हाफ एरिया। या फिर आप यहाँ से देख लेते, इनके केस में 1 2 3 4 ट्राइंगल हैं, 4 ट्राइंगल्स हैं, 4 त्रिभुज हैं। इनके बेसेस जो हमें हैं, अगर ये वर्टेक्स पॉइंट्स मैं एज्यूम करता हूँ, ये वर्टेक्स पॉइंट एज्यूम करता हूँ, तो इनके बेसेस जो हैं एक लाइन पे हैं, सारा बेस कवर कर रहे हैं कॉम्बिनेशन में, टोटल में, और जो वर्टेक्सेस हैं वो अपोजिट लाइन पे हैं, अपोजिट पैरेलल लाइन पे हैं, हाइट सबके लिए सेम हो गई। तो क्या हुआ कि चाहे आप 4 बेस ले रहे हो, यहाँ पर 4 ट्राइंगल बना रहे हो, जो एरिया होगा वो इसी के इक्विवेलेंट होगा, एक के इक्विवेलेंट हो जाएगा, A/2 के बराबर होगा। ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, इस तरह से आप जल्दी इस चीज़ को देख पाएं, क्योंकि अगर आप जल्दी नहीं देख पाएंगे फिर तो आप समय को बहुत बर्बाद कर देंगे। अगर आप जल्दी इसको देख पाए फिर मैं दिखाता हूँ क्वेश्चंस कितने आसान हो जाते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला केस देखते हैं। तो ये इसकी समरी है आपकी कि देखो ये एरिया आपका A/2 है, तो नीला वाला भी टोटल A/2 है। ये जितने भी डायग्राम बने हैं आपके सामने, इसमें हरा वाला भी A/2 है टोटल, और नीला वाला भी टोटल A/2 है। तो यहाँ भी A/2, यहाँ भी A/2, यहाँ पर इन तीनों हरा का सम, ग्रीन का सम A/2, ब्लू का सम A/2, यहाँ भी ग्रीन का सम A/2, यहाँ ब्लू का सम A/2, यहाँ ग्रीन का सम A/2, यहाँ ब्लू का सम A/2, यहाँ ग्रीन का सम A/2, यहाँ ब्लू का सम A/2। कितना आसान है, मज़ा आ रहा है। चित्रकारी की क्लास चल रही है, कला की क्लास चल रही है, आर्ट की क्लास चल रही है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो बचपन में आर्ट में मज़ा नहीं आया होगा, शायद अब ज़रूर आ रहा होगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल आर्ट है ना। तो मैथ्स भी पढ़ रहे हैं और आर्ट भी सीख रहे हैं, रंगों से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से अंडरस्टैंड करना है। डायग्राम एग्जाम में बना तो डरना नहीं है, पता है कि अच्छा ठीक है ऐसा बना दिया तुमने, ये बेस एक लाइन में पूरा बेस कवर कर लिया, और दूसरी पैरेलल लाइन पे आपने दोनों पॉइंट ले लिए, दोनों के एल्टीट्यूड बराबर होंगे, दोनों के एल्टीट्यूड बराबर होंगे तो ये इक्विवेलेंट है इसी के, कि पूरा बेस इंटू अल्टीट्यूड, हाफ लगा दिया, आधा होगा इसका सम पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का। ऐसे यहाँ पर तो कितना मुश्किल है, आप आसानी से इसको कभी भूल नहीं पाओगे चाह के भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से पूरा देख के समझ लेना, क्योंकि यही फंडामेंटल जिसको मैं आगे यूज़ करने जा रहा हूँ। अगर आप ये समझ गए
फिर तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं होगा, फिर तो आराम से करेंगे। तो ये फंडामेंटल यहाँ तक जब क्लियर होगा तभी वीडियो में आगे मूव करना, वरना मत करना। बार बार देखो, समझो इसको, ठीक है। अब देखिए आपके सामने मैंने एक केस बनाया है, ज़रा इस केस को समझते हैं कि क्या है। ये मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने कहा ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, और ये पॉइंट आप ले लो ई। अब एग्ज़ाम में जो भी सवाल आएंगे तो इसमें कुछ वैल्यूज़ दी जा सकती हैं। मैं इसमें एरिया को A1 A2 A3 करके लिखूंगा। तो देखो पहले तो ये है कि मैं लिखता हूँ कि क्या क्या मुझे दिया हुआ है और क्या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि ट्राइंगल जो ADE है, इसका जो एरिया है वो आप S1 A1 जो भी मानना है आप मान लो, A1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो भी एरिया है वो आपका A1 दिया हुआ है। फिर आपका एक ट्राइंगल है, अगर आप ध्यान से देखें, वो ट्राइंगल है आपका BCE। तो मैं ये भी लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपको दिया हुआ है मान लिया A2 के बराबर। तो BCE का एरिया आपको A2 दिया है। फिर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपको दिया है DEC, एक ट्राइंगल है, उसका एरिया आपको A3 दिया है। और जो एरिया है ट्राइंगल का, E पॉइंट आपका आउटसाइड है, वो हो गया AEB। ये एरिया आपको मान लिया दिया है A4, ठीक है। तो इन चारों में ना मैं कुछ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कराने जा रहा हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होगी, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ज़रा ध्यान से समझना है आपको कि इनके बीच में कैसे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो A पॉइंट आपने E पॉइंट लिया है, ठीक है, ज़रा समझते हैं इसको कि कैसे क्या करेंगे हम। तो E पॉइंट आपने लिया है। अब E पॉइंट से ना जरा मैं कहूँगा कि ये बेस है इसका। अगर मैं इस A3 एरिया को लिखना चाहूँ, मान लिया थोड़ी देर के लिए एग्जांपल, तो आप कहोगे क्या करेंगे, E को वर्टेक्स लेके अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ इस लाइन पे, तो ये मुझे मिलेगा परपेंडिकुलर। अब देखो अगर ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो आप अगर आप एक्सटेंड करते हो ना इसको, तो आप इस लाइन पे ही परपेंडिकुलर होगा, आपको पता ही है। ये कंप्लीट लाइन अगर आपने यहाँ पर, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको आसानी से समझ में आए। मैंने सिंपल सा ये कहा कि अगर ये यहाँ परपेंडिकुलर है तो इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँगा तो यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो आप एक काम करो कि इस दूरी को आप बोल दो कि ये दूरी है मेरी H1, ठीक है। और इस दूरी को जो E और M पॉइंट है, और ये M और आप ले लो Q पॉइंट है मान लिया, MQ को मैं H बोलूँगा, क्योंकि MQ क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो पैरेललोग्राम की जो हाइट है, अगर हम AB बेस लेते हैं तो पैरेललोग्राम की जो हाइट होगी वो MQ होगी, H। तो आप जरा एरिया लिखते हैं। अब देखो इसको करने के बाद हम A4 का एरिया आराम से लिख सकते हैं कि जो A4 एरिया है, जो ग्रीन कलर से यहाँ शोन है, जो इसको बोल रहे हैं AEB ट्राइंगल, वो कैसे लिखोगे आप, वो कहोगे ये होगा हाफ इनटू बेस आपको दिया है AB, ठीक है। साथ में अगर आप लिखते हो इसकी हाइट, तो आप कहोगे हाइट होगी ये H पैरेललोग्राम वाली प्लस H1 ऊपर वाले ट्राइंगल का अल्टीट्यूड, ये दोनों जुड़ गया, हाफ इंटू AB इंटू H प्लस H1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर A3 आप लिखने गए तो आपको क्या मिलेगा, हाफ इंटू, यहां पर आपको ये मिलेगा CD इंटू H1, पर CD आपका AB के बराबर है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, CD AB के बराबर है। तो मैं इसको CD इंटू H1 नहीं लिखूंगा, इसको मैं सीधे लिखने जा रहा हूं। या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको X मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये भी X हो जाएगा, तो ये भी X हो जाएगा, आपका DC भी X हो जाएगा। तो X इंटू H1 ये हो गया, X इंटू H1 हो गया। अब देखो जरा A1 और A2 को जरा ध्यान से समझते हैं कि A1 A2 क्या है। अगर A1 A2 को आप ध्यान से समझें तो जरा मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, इस पैरेलल लाइन को आगे लेके जा रहा हूँ, ऐसे यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस पैरेलल लाइन को मैं थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ, इन दोनों को मैंने एक्सटेंड करके थोड़ा आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब जरा आप मुझे एक चीज़ बताओ कि मैं यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट से मैंने डाला यहाँ पर इस लाइन पे ऐसे करके, ये परपेंडिकुलर डाला और इसको ऐसे करके एक्सटेंड किया, तो जो लाइन इस पे परपेंडिकुलर है वही लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। एक लाइन आपने ड्रॉ की इस पॉइंट से जो इस पे परपेंडिकुलर, इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ भी परपेंडिकुलर होगी क्योंकि पैरेलल लाइंस है। अब जरा ध्यान से देखना आप कि ये दूरी अगर आपने माना कि H2 है और ये दूरी आपने माना कि H3 है, राइट। अब जरा इसका एरिया लिख रहा हूँ A1 का, ध्यान से देखना कि जो A1 का एरिया होगा, जो A1 ट्राइंगल है आपका ADE का एरिया मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ADE का अगर मैं एरिया लिखूंगा तो ये तो बेस हो गया, AD को मैं बेस मान रहा हूँ,
और इस साइड को हम जरा वाई वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये वैल्यू मेरी हो गई AD जो हो गया हाफ इंटू वाई इंटू H2 हो गया, और ये वैल्यू क्या हो गई, देखो यहाँ पर बेस आपने लिया BC, तो ये BC की वैल्यू वाई है इंटू आपकी ये वैल्यू कितनी होगी H3, राइट। अब जरा देखो एक चीज़ और बताओ मुझे कि H2 प्लस H3 क्या होगा। H2 प्लस H3 आपका सिंपली होगा नथिंग बट दो पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी अगर मैं इस y को बेस मान के पैरेललोग्राम का एरिया लिखना चाहूं, y को बेस मान के पैरेललोग्राम का एरिया लिखना चाहूं, तो मैं आपको बता चुका हूं कि आपको ये y लेना है, साथ में जो पैरेललोग्राम की दो पैरेलल साइड्स हैं, क्योंकि अगर आपने y को बेस मान के एरिया लिखना चाहते हो तो उन दोनों लाइंस के बीच की आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो इसेंशियली आपको चाहिए y इंटू H2 प्लस H3, ये आपके पूरे पैरेललोग्राम का एरिया है, ये मैं a बोल रहा हूं। अब जरा मुझे आप बात बताइए कि अगर आप A1 और A2 को जोड़ दें, यहां ध्यान से देखिए कि अगर आप A1 और A2 को जोड़ दें क्या मिलेगा आपको। आप कहोगे A1 A2 को जोड़ने से मुझे मिलेगा हाफ इंटू, ध्यान से देखिएगा, y हो जाएगा इधर और ये H2 प्लस H3 बन जाएगा। आप कहोगे अरे ये तो a/2 मिल गया मुझे, मतलब अगर हमने A1 और A2 को ऐड किया तो मुझे कुछ नहीं, बस पैरेललोग्राम का आधा एरिया मिल रहा है। ई पॉइंट देखिए बाहर है, बाहर वाले पॉइंट से अगर आपने इसको ऐसे ज्वाइन किया तो जो दो ट्राइंगल यहाँ और यहाँ आपको मिलते हुए दिखे, दो ट्राइंगल आपको यहाँ और यहाँ मिलते हुए दिखे, इनका जब आपने सम किया एरिया का तो वो आ रहा है हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम एरिया, ठीक है। अब जरा एक चीज़ और ध्यान से समझते हैं कि और भी कैसे पैरेललोग्राम का एरिया हमें मिल सकता है। तो ये आपका H प्लस H1 था, अगर आपको ध्यान हो ये वैल्यू H प्लस H1 थी, है ना। तो इसको मैं ज़रा थोड़ा सा राइट खिसकाऊंगा ताकि आपको दिखे कि यहाँ पर ये वैल्यू हमने लिखी थी x इंटू H प्लस H1। आप जरा ध्यान से देखिए कि A4 को अगर A3 में माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपका। अगर A4 में आप A3 को माइनस करें तो आपको मिल जाएगा हाफ इंटू x इंटू H, क्योंकि ये x इंटू H1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। A4 माइनस A3 कर रहा हूँ मैं, तो A4 माइनस A3 जो आया कि अगर हमने इसको बेस लिया AB को, तो देखिए ध्यान से x इंटू H क्या होता, अगर x को बेस लिया और ये H आपका पैरेललोग्राम का अल्टीट्यूड है, दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी है, अब ये तो x इंटू H तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया होता A, पर ये हाफ लगा हुआ तो ये क्या है a/2। अब देखिए इतना जो हमने अभी तक पूरा किया, जो अभी तक जो आपको मैंने समझाया, अब मैं इसकी समरी समझाता हूँ, ठीक है। कि हमने फिर से हाफ एरिया वाले कुछ जोन्स आइडेंटिफाई किए हैं एक नए केस में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जरा मैं इस चित्र को ना फिर से पूरा हटा के दिखाता हूँ आपको, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसको पूरा हटा देता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि अभी आपने क्या ऑब्जर्व किया है ना। आपने अभी ये ऑब्जर्व किया कि ये जो पूरा ब्लू वाला ट्राइंगल है, ये पूरा जो ब्लू वाला ट्राइंगल है, मैं इसको बना देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका ब्लू वाला ट्राइंगल है, ठीक है। इसका एरिया आपको दिया गया है A1। फिर आपका एक और ब्लू ट्राइंगल है, वो ये कंप्लीट ट्राइंगल है, ये एरिया आपको दिया हुआ है A2, ठीक है, ये आपको प्रोवाइडेड है। फिर ये पूरा एक ग्रीन ट्राइंगल है आपके पास, जो ये बेस पूरा इसका ये है, और ये पूरा ग्रीन ट्राइंगल है आपका, इसका एरिया आपको प्रोवाइडेड है A4, है ना। फिर आपको एक रेड ट्राइंगल शोन है यहाँ पर, जो रेड ट्राइंगल आपका कुछ ये है, ऐसे करके इसका एरिया आपको दिया हुआ है A3। तो ये कह रहा है कि देखो A1 प्लस A2 जो होगा, यानी इस पॉइंट से जो ये दोनों ट्राइंगल बने, ये और ये, ठीक है, A1 प्लस A2, इसका सम भी है हाफ ऑफ रेक्टेंगल का एरिया, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है। इसका सम कह रहा है कि हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम का एरिया है। और अगर हम इस बड़े वाले ट्राइंगल में से जो पूरे बेस पे ट्राइंगल बना हुआ है, पूरे बेस पे ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें से अगर उस बाहर वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, उस बाहर वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, तो भी हमें a/2 एरिया मिलता है। अब देखिए एग्जाम में इस रिलेशनशिप को आप शायद डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाहर एक पॉइंट दिया गया, एरिया वैल्यूज इसकी दे दी गई, इसकी दे दी गई, इसकी दे दी गई,
और मे भी बाहर वाले का एरिया आपसे पूछ लिया गया। कोई भी एक इसमें वेरिएबल हो सकता है। तो ध्यान रखें, अभी हमने क्या समझा कि A1 प्लस A2 की जो वैल्यू है वो A4 माइनस A3 के बराबर है, और आपको पता है कि ये वैल्यू किसके किसके बराबर है, A/2 और A/2 के ही बराबर है ना। यानी A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ जो शायद आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो ध्यान से कि आप एक चीज़ और अंडरस्टैंड करते हैं। आप कहोगे A1 A2 A4 को अगर हम जोड़ें तो हमें क्या मिलता। मैं ज़रा समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखना कि मैं इस वाले एरिया को A बोल देता हूँ, ध्यान से देखना, इतने वाले पोर्शन को ही, इस वाले एरिया को B बोल देता हूँ, इस वाले एरिया को C बोल देता हूँ। ठीक है, अब अगर देखो ध्यान से हम A1 एरिया की बात करें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। इस पूरे A1 एरिया की बात करता हूँ मैं, तो A1 एरिया अगर आप देखो ध्यान से अगर लिखते हो तो ये आप ऐसे लिखोगे कि A1 तो पूरा एरिया है, A1 तो पूरा एरिया है, आपको पता ही है, तो मैं A1 लिख रहा हूँ, प्लस देखो मैं A2 एरिया लिख रहा हूँ तो A2 भी पूरा आ गया मेरा, A1 लिखा A2 आ गया, प्लस मैंने इसमें A4 भी ऐड कर दिया, लेट से मैंने A4 ऐड कर दिया। अब जरा ध्यान से देखना कि अगर आपने इसमें A4 ऐड कर दिया तो आप देखो क्या क्या एक्स्ट्रा आ गया पैरेललोग्राम के जो बाहर है। आप कहोगे कि जब आपने A1 ऐड किया तो A1 में ये A एक्स्ट्रा आ गया जो पैरेललोग्राम के बाहर है। जब आपने A4 ऐड किया तो B बाहर आया जो कि पैरेललोग्राम से बाहर है। जब आपने यहाँ पर ये C ऐड किया, A2 ऐड किया तो ये C ऐड हो गया जो कि बाहर है। आपको पता है A B C एक्स्ट्रा आ गए इसमें जब हमने A1 प्लस A2 प्लस A4 लिखा। इसमें से अब हमें माइनस अगर मैं कर दूं पूरा A3, क्योंकि A3 क्या है आपका A प्लस B प्लस C, तो ये मिल जाएगा आपको पैरेललोग्राम का पूरा एरिया। हो सकता है आपको चारों एरियाज दिए जाएं कुछ इस तरीके से, या इसमें कोई एक कंपोनेंट वेरिएबल हो सकता है, पैरेललोग्राम का पूरा एरिया दे दिया जाए, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, यू बी रेडी फॉर इट। अगर आपको ये रिलेशनशिप समझ में आ गई है कि एरियाज को रिलेट कैसे करना है, कि जो A1 प्लस A2 है, A1 प्लस A2 हमने अभी देखा कि चूंकि A1 बेस देखिए ये क्या था, ये क्यों हुआ ये भी समझा देता हूँ कि A1 बेस को ध्यान से देखो, ये A1 जो बेस था आपका वो था पैरेललोग्राम का एक साइड, है ना। ठीक है, ये A1 बेस यहाँ पैरेललोग्राम का एक साइड था, यहाँ भी उसी के अपोजिट वाला साइड था, इसलिए इनके अल्टीट्यूड क्या हुए, जब इनको हमने जोड़ा, इन दोनों को, इन दोनों ट्रायंगल को जब हमने कहीं ना कहीं जोड़ा, अगर इसकी बात करें खाली इसकी और इसकी, है ना, तो इन दोनों ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखना। ठीक है, ये पैरेललोग्राम के साइड पे ही बेस थे, ये पूरा साइड था, ये पूरा साइड था, और जब पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर्स डाले इस वाले पॉइंट से, अगर हम इस पूरे ट्रायंगल को कंसीडर करते सॉरी, तो वो सम हमें क्या दे रहा है, पैरेललोग्राम के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो उससे हम रिलेट कर पाए, उससे हम इसको रिलेट कर पाए कि ये किसके बराबर होगा, इसका सम किसके बराबर होगा। तो ये ध्यान दीजिए ना, बाहर पॉइंट था, उसके बावजूद हमने इसको बहुत आसानी से किया और आसानी से इसका आंसर आया। ठीक है, अगला देखते हैं केस। ये केस कुछ देखने में ज़्यादा भयानक आपको लग सकता है, पर बिल्कुल ना डरें, इसका हम लोग कोशिश करते हैं कि मैं आपको एक सवाल बताता हूँ कि इसको क्या हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए, मैं इस डायग्राम को देखना, एक पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है, इस पैरेललोग्राम को जरा बनाते हैं। आप चाहो तो मार्क करके ABCDs को लिख लो। इसमें करना क्या है कि देखिए, मैं कुछ एरियाज़ लिख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर इस एरिया को लिखा A1, ठीक है, इस एरिया को मैंने लिखा A2, इस एरिया को मैंने लिखा A3, इस एरिया को मैंने लिखा A4। ठीक है, एग्जाम में ये आपको नंबर्स के टर्म में वैल्यूज दी जाएंगी, A1 की नंबर के टर्म्स में वैल्यू, A2 की नंबर के टर्म्स में वैल्यू, A3। तो जो मैंने लिखा है A2, तो A2 मतलब इसका एरिया है ना, जिस वाइट रीजन के बीच में लिखा है बस उसी का एरिया है। A4 भी इस वाइट रीजन का एरिया है, ठीक है, ट्राइंगुलर पोर्शन का। अब एक एरिया वैल्यू मैंने यहां पर लिखी, ध्यान से देखना, X। A1 A2 A3 A4 आपको दिए जाएंगे, आप इनकी टेंशन मत लेना। A1 A2 A3 A4 आपको दिए जाएंगे, और उन्होंने कहा कि भाई X वाली वैल्यू निकाल दो कि X एरिया क्या होगा A1 A2 A3 A4 के टर्म्स में। इंटरेस्टिंग है ना, दिखाता हूं कि ये सेकंड्स में कैसे हो सकता है। अब जरा ध्यान से देखो कि जो एरियाज आपको अननोन है, कई सारे और एरिया पोर्शन हैं जो भी पता ही नहीं कि क्या है, उनको पहले आप लिखें। तो उनको अगर आप लिखना चाहते हो तो मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूं कि आप जो बाकी एरियाज हैं जो आपको भी नहीं मालूम है, उनको कहीं ना कहीं लिखने की कोशिश करते हैं। ब्लू कलर यूज कर लेते हैं। तो आपको कि ये वाला एरिया मैंने मान लिया कि A है, ये वाला एरिया मैंने मान लिया कि B है, ये वाला एरिया मैंने मान लिया कि C है, ये वाला एरिया मैंने मान लिया कि D है, ये वाला एरिया मान लिया कि E है। तो जो जो जोन्स के एरिया नहीं पता थे वो भी हमने यहाँ पर लिख दिए। हमें करना क्या है, हमें जो फाइनल एरिया X लिखना है, जो कि A1 A2 A3 A4 ही मालूम होगा, हमें उसी के टर्म में लिखना है।
तो जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए ये हमें करना है गायब, तो वेरिएबल हमें कहीं ना कहीं गायब करने हैं। अब जरा करना क्या है, देखो वही चीज जो हम सीख के आए हैं कि कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम का जो हाफ एरिया है, अगर हम कुछ ऐसा सोच पाए कि पैरेललोग्राम के हाफ एरियाज को इक्वल कर दें तो काम बन जाएगा। अब देखिए आपको एक चीज दिखेगी कि अगर आप ये वाला बेस ध्यान से देखें, मैं अभी 3 पॉइंट मार्क कर रहा हूं, इन तीनों पॉइंट को रेड कलर से मार्क कर रहा हूं। इस ट्राइंगल को जरा ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल में क्या हुआ है कि एक ये पूरा बेस लिया गया, ये पूरा बेस लिया गया और पॉइंट जो है उसका अपोजिट साइड में है। अगर अपोजिट साइड में ये पॉइंट है, अपोजिट लाइन पे है, तो इसका ट्राइंगल का एरिया, ये जो मैं रेड कलर से भी बना रहा हूं, ये एरिया क्या होगा भैया, ये होगा हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम एरिया। तो देखिए एक चीज तो मुझे अभी यहां तुरंत समझ में आ गई कि अगर ये वैल्यू मैं लिखूं यहां पर कि ये वैल्यू A1 है प्लस A3 है प्लस A है प्लस D है, तो ये वैल्यू अगर पूरे पैरेललोग्राम का एरिया A है तो A/2 के बराबर होगी, सिंपल। अब देखते हैं कोई और ऐसा जोन भी है जहां पर ये ऐसा हो रहा है कि ये A/2 के बराबर हो, तो चलिए खोजते हैं कि ऐसा जोन और कहीं मिल रहा है क्या, जहां पर हमने जो वेरिएबल अभी इंट्रोड्यूस किया है इसको हम हटा भी पाए। अब देखिए ध्यान से, मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा रहा हूं, मतलब ये जो मैंने रेड लाइन मार्क करी थी ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको मैं हटा दे रहा हूं और फिर बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं वापस लिख देता हूं और फिर अब दूसरा जोन खोजते हैं, है ना। तो ये A3 था आपका, ये आपका A4 था। अब देखो ध्यान से कि दो वेरिएबल्स आगे A और D ने गायब भी करना है। अब ध्यान से देखो, ये वाला बेस देखो ध्यान से, आप इस वाले बेस को लेते हुए और इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखना। एक ये वाला ट्राइंगल देखो, इस पे बेस क्या है, ये वाला इतना बेस है, ठीक है, इसमें X और A दोनों आ गए, फाइन। फिर देखो ये वाला बेस, अगर ये वाला बेस आप देखते हो और ये वाली लाइन आप देखते हो तो देखो क्या हो रहा है, आप कहोगे कि दो पॉइंट मिले, जो दोनों ट्राइंगल मिले, इनका बेस मिला के कंबाइन बेस क्या हो रहा है, कंबाइन बेस इनका क्या हो रहा है, जुड़ के मुझे पूरे पैरेललोग्राम की साइड दे रहा है। और जो थर्ड वर्टेक्स हैं दोनों ट्राइंगल के, वो अपोजिट पैरेलल लाइन पे है। तो इन दोनों के एरियाज का भी अगर मैं सम करूं, ये ब्लैक जोन का जो एरिया है अभी टोटल, इस दोनों के एरियाज का भी अगर मैं सम करूंगा तो क्या मिलेगा, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम एरिया। अब जरा मैं लिख रहा हूं, ये वैल्यू क्या है मेरे पास, आप कहोगे ये वैल्यू है X प्लस A प्लस A2 प्लस D प्लस A4, ये भी A/2 के बराबर हुए। दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं, दोनों आपस में बराबर होंगे, तो जरा बराबर कर लेते हैं। A1 प्लस A3 प्लस A प्लस D बराबर आपका हो गया X प्लस A प्लस A2 प्लस D प्लस A4। जो भी कैंसिल हो रहा है हटा दो, A और D गए, वेरिएबल जो थे वो गए। देखो मैंने कहा था ना कि ये वेरिएबल्स हैं, इनको हटाना है हमें। A और D तो पता ही नहीं है, हटा दिया। अब देखो X की वैल्यू क्या मिली आपकी, A1 प्लस A3 माइनस A2 प्लस A4। देखो कितना आसान है, X की वैल्यू आपने निकाल ली। जो एक सवाल था जो आपको लगता होगा शुरू में देखे कि ये कैसे होगा, वो जो बेसिक थियरी पढ़ के आए, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ के आए, उससे कितना आसानी से निकल गया। ठीक है, अब जरा मैं इन सबको हटा देता हूं और दिखाता हूं कि क्या ढूंढ के लाए आप। इसको पता है, ऐसा नहीं कि बस इसी तरीके से कर सकते हैं आप, इसमें और भी दो जोन्स खोज सकते हैं इस तरह के। जो बाकी वेरिएबल थे ना हमारे, यहाँ A और D यूज हुआ, B C E F भी था, B C E भी था जोन, तो उनको भी यूज करके आप दो ट्रायंगुलर पोर्शन खोजो ना, वो भी करोगे तो भी यही रिलेशनशिप अल्टीमेटली मिलेगी। देखिए एग्जाम में जो सवाल आएगा आपको वैल्यू के टर्म में कैसा आ सकता है, ये X हो गया, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी A1, ठीक है, ये वैल्यू आपकी A2, ये वैल्यू आपकी A3, ये वैल्यू आपकी A4, है ना। और आपसे पूछ लिया गया कि भाई एरिया की वैल्यू बता दो जो पूछ रहे हैं, और इसमें वैल्यूज दी जाएंगी आपको। ये वैल्यू आपको हो सकता है दी है 100, ये वैल्यू आपको दी है मान लिया 85, कुछ रैंडम लिख रहा हूँ मैं। ये वैल्यू आपको दी है मान लिया 10, ये वैल्यू आपको दी है 20, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा आपका 100 प्लस 10, A1 प्लस A3, आपको दिख रहा है ना, 110 हो गया, माइनस 85 और 20 आपका हो गया 105। कितनी वैल्यू निकल के आ गई सीधे सीधे कि x का एरिया कितना होगा 5। ये रैंडम वैल्यू लिखी है मैंने, आप ये मत देखना कि 20 इतना बड़ा एरिया क्यों दिख रहा है, रैंडम वैल्यू लिखी है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो रिलेशनशिप समझ में आई कि जब भी इस तरह के पैरेललोग्राम में सवाल होंगे और खूब सारे ऐसे ट्राइंगल दिख रहे हैं, अजीब अजीब से क्वाड्रिलेटरल दिख रहे हैं बीच में, और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि एरिया रिलेशनशिप कैसे लिखना है, हमेशा ध्यान रखना कि वो जो बेस वाला कंसेप्ट है उसी पे बेस्ड ये सवाल है कि हमें वो हाफ एरिया जोन्स खोजने हैं
जो हमने बेसिक कंसेप्ट में सीखा है, और उन्हीं का इस्तेमाल करके हमें 2 जगह से इनको इक्वेट करना है ताकि हमारे जो अनवांटेड एरियाज हैं, जो वेरिएबल एरियाज हैं, वो कैंसिल हो जाएं और हम आसानी से इसको कर पाएँ। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो लेसन शेयर करें अगर आप एंजॉय कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। सो शेयर भी करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो एप्ट्रिक्स ई क्लासेस के नाम से है और टेलीग्राम चैनल जो हेलो एप्ट्रिक्स के नाम से है, इसको भी ज्वाइन करें ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे, ताकि और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप फेलो एस्पिरेंट्स के साथ अपने क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।